नाज़रीन, यूक्रेन और रशिया की जंग में एक ड्रामाई मोड़ आ गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने पूरी दुनिया खुसूसन अमेरिका और यूरोप को हिला के रख दिया है। ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है ये यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर एक अटैक है। इसकी तफसीलात क्या हैं, होशरुबा इंकशाफात हैं, इसमें क्या हुआ, ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया, इंतहाई दिलचस्प और अहम मालूमात हैं, ये शेयर करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। भारत में माओ नवाज बागी बसवा राजू जो कि एक मशहूर अलहदगी पसंद है, ये बसवा राजू की हलाकत का मामला और इसके बाद भारत में जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उन्होंने एक नया सर उठा लिया है। बसवा राजू कौन था और इसकी हलाकत कैसे हुई, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। भारत ने तुर्की के खिलाफ एक नया प्लान, एक नया ऐलान जारी किया, लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी करके भारत और तुर्की के मुखालफिन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये गिरफ्तारी क्या है, इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर, इंतहाई अहम दिलचस्प खबर है, लेकिन खबर से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दें। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि यूक्रेन को ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन रशिया से शिकस्त खा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अमेरिका में बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ पे आप सब जानते हैं कि किस तरह से इंसल्ट किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप ये समझता है कि यूक्रेन रशिया के मुकाबले में जंग हार चुका है और अब यूरोप को मज़ीद यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यूक्रेनी जो अवाम है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो इस चीज़ पर बज़िद था कि वो दुनिया को दिखाए कि जंग अभी जारी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि यूक्रेन ने एक ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसको लॉन्च किया। ये एक इंतहाई सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये दावा किया है कि ये दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पाई। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि छोटे इसमें ड्रोन्स तैयार किए गए। उन ड्रोन्स को मुख्तलिफ ट्रक्स में रख के मुख्तलिफ जो अशिया बरदार जो ट्रैवलिंग होने वाली चीज़ें थी, गाड़ियाँ थीं, उनके ज़रिए रूस के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाया गया। नाज़रीन, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब ये रशिया के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचे तो उसके बाद इनको रशिया की जो एयर बेसिस थी उनके नज़दीक पहुँचाया गया और फिर उनके नज़दीक पहुँचाने के बाद एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन लॉन्च किया जिससे रशिया की जो फ़ज़ाई ताकत है वो एक मरतबा टूट के रह गई है। नाज़रीन, रशिया के ख़िलाफ़ इससे पहले भी 3 ऑपरेशन किए गए थे जिसमें रशिया का एक बहरी बेड़े का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसके साथ साथ रशिया के मज़ीद भी नुकसान हुए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये रशिया की तारीख का सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन की जानिब से ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन इसमें अहम जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे रशिया के पास Tu-160, Tu-95 और Tu-22 तैयारे हैं ये जो ऑपरेशन हुआ इसकी वजह से इन तीनों टाइप्स के जो TU तैयारे हैं इनको शदीद नुकसान हुआ। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला Tu-160 ये जो तैयारा है ये भी इसमें तबाह हो गया। अच्छा, यूक्रेन जो है वो इसे एक बहुत बड़ी अस्करी कामयाबी तस्वुर कर रहा है। जैसा कि 2022 में बहरे अस्वद में रूसी बहरी बेड़े के फ्लैगशिप जहाज़ मॉस्कवा को डुबोना, फिर उसके बाद कुर्च पुल पर हमला और 2023 में सिवास्तोपोल की बंदरगाह पर मिसाइल हमला। तो नाज़रीन, ये है ऑपरेशन स्पाइडर वेब की इंफॉर्मेशन। यूक्रेन ने एक मरतबा रूस की जो फ़ज़ाई ताकत है उसको हिला कर रख दिया। माहिरीन का ये मानना है कि ये जो तैयारे उन्होंने तबाह किए हैं या फिर अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लग सका कि टोटल जो इसमें लॉस है रूस का वो कितना है। यूक्रेन इसको बहुत बड़ा दावा क्लेम कर रहा है, लेकिन नाज़रीन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये जो TU तैयारे इसमें तबाह हुए हैं या फिर वो डैमेज हुए हैं क्योंकि अब उनकी दोबारा जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो दोबारा उड़ने के काबिल नहीं रहे और रूस ने अपनी बहरी बेड़े की एक जो बहुत बड़ी ताकत थी उसको गंवा दिया है। नाज़रीन, यूक्रेन इसे बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहा है और इस तरह से अब ये जो यूक्रेन अमेरिका जंग है ये अब एक नए मोड़ पे आ गई है। इट मीन्स दैट कि कभी भी कहीं भी
कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये दुनिया की तीसरी जंग अजीम भी हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला थमा नहीं, अब हम आते हैं बसवा राजू की तरफ। बसवा राजू कौन है? बसवा राजू माओ नवाज बागियों का वो सरदार है जिसको अभी रिसेंटली भारत की एजेंसियों ने एक ऑपरेशन करते हुए माओ नवाज 26 बागियों के हमरा उसको हलाक कर दिया। नाज़रीन, ये जो माओ नवाज बागी हैं ये भारत में ये 1960 से लेके आज तक ये एक जदोजहद कर रहे हैं, अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। इससे पहले भी 1970 में एक मरतबा जो माओ नवाज जितने भी इनके सरबराहान थे, लीडरान थे, उनके खिलाफ एक शदीद ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये तहरीक रुकी नहीं थी। अमित शाह ये कहते हैं कि इसके बाद बसवा राजू की हलाकत के बाद और जो यूथ है, जो नौजवान है माओ बागियों के, इसमें एक ठहराव आएगा, रुक जाएगा और ये जो लोग हैं ये अब मजीद फाइट या स्ट्रगल नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1970 में भी माओ नवाज बागियों के खिलाफ इसी तरह ऑपरेशन किया गया था, लेकिन माओ नवाज बागी ये समझते हैं कि ये जो उनके ऊपर हुक्मरान काबिज हैं ये उनकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। और यही वो सोच है जो माओ नवाज बागियों को उकसाती है कि वो भारत में अपनी आज़ादी की तहरीक को कंटिन्यू रखें। नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 12,000 के करीब अमवात भारत में इन माओ नवाज बागियों की तहरीक की वजह से हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें माओ नवाज बागियों की तहरीक की कंटिन्यूटी की, जारी रहने की, तो ये गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 साल से लेकर अब तक ये कंटिन्यू है। भारत अब ये क्लेम करता है, ये समझता है कि शायद वहाँ पे जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं, मांद पड़ गई हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो सिख अलहदगी पसंद सोच है वो भी आहिस्ता आहिस्ता भारत में अब सख्त होती जा रही है। अमित शाह और इसके अलावा बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको ताकत से कुचलना चाहते हैं। मोदी भी इस सोच का एक मोहरा है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ माओ नवाज बागी, दूसरी तरफ पंजाब के जो सिख हैं वो, और इस तरह से अप्रोक्सीमेटली कोई 28 के करीब ऐसी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो भारत में इस वक्त पैरेलल चल रही हैं, और उसमें मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की तहरीक भी एक तहरीक है। इट मीन्स दैट भारत को अब आने वाले दिनों में वो जो आसानी लग रही थी वो अब उसके लिए आसानी नहीं रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक मरतबा दोबारा फिर पंगा लेके एक सोए हुए दुश्मन को दोबारा फिर जगा दिया है। साथ ही साथ भारत को जो सफारती जो स्टेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाकामियां उठाना पड़ रही हैं। तुर्की के साथ एक नया महाज खोल दिया है, बांग्लादेश भारत के सामने खुल के आ गया है, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो भारतीय जुल्म और सितम से तंग थे और अब वो भी भारत के खिलाफ खुल के आ गए हैं। नाज़रीन, भारत ने, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, तुर्की के खिलाफ एक ऐलान जंग किया और कहा कि हम कुर्दों को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और तुर्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए अफ़गानिस्तान में एक अलहदगी पसंद, एक बहुत बड़ा अलहदगी पसंद, तुर्क अलहदगी पसंद है जिसका ताल्लुक दाइश से है, और दाइश चूँकि कुर्दों को सपोर्ट कर रही है तो पाकिस्तान और टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, ये पाक अफ़गान सरहद के इलाके में ये ऑपरेशन हुआ और ये दाइश का एक इंतहाई अहम कारिंदा है ओज़गोर आलतोन। ये जो ओज़गोर आलतोन है ये मुख्तलिफ वाक़यात में तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मतलूब था और ISI ने और इसके अलावा तुर्की की एजेंसी ने, ये दोनों ने मिल के एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और इस तरह से इसको गिरफ्तार करके अब तुर्की के हवाले किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग में नया मोड़, दूसरी जानिब भारत में अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं उनका दोबारा फिर सर उठाना, और तीसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज का मिल के काम करना दुनिया में, खित्ते में नई तब्दीलियों को जन्म दे रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरे का पूरा खित्ता, जिस तरह मैं दोबारा फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का वो खदशा जिसमें वो कहता है कि ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है, अगर यूक्रेन का प्रेसिडेंट, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी और इसी किस्म के लोग दुनिया में हुक्मरान रहे तो फिर आने वाले दिनों में दुनिया में अमन का रहना नामुमकिन है। नाज़रीन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक मुल्क पे हमला करें और फिर ये ख्वाहिश रखें कि वो आप पे दोबारा हमला नहीं करेगा।
یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہر دوسرے ملک کے پاس ایٹم بم ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو معاملات ہیں جنگی عزائم کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتے، اللہ کرے کہ پوری کائنات اپنی وہ محفوظ رہے اور اپنے اپنے معاملات چلاتی رہے۔ اللہ حافظ۔